सो अब इंडक्शन की कुछ एप्लीकेशंस हैं, और उनमें से एक एप्लीकेशन जो है वो आपके पास है ट्रांसफार्मर. ओके. So transformer is one of the application, and the other application is the generator. These are the two applications the for the electromagnetic induction, right? Ajay. So so the first thing is we have to discuss the transformer. Okay. So the transformer is supposed to be an electrical component or the electrical circuit that used to transfer the electricity from from this station to the domestic area, right? So ये काम क्या कर रहा होता है, ये basically करता है. So it helps in transferring the electricity electricity from power station to um, domestic areas, right, where we live. Okay. It basically help in that, right? So ये electricity बनाता नहीं है. It only converts electricity which help us in transferring the electricity. अच्छा. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें रिक्वायर्ड क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ रही है हमें इसकी, इसके बगैर क्यों नहीं काम हो सकता, राइट? तो पहले उसको समझ लेते हैं कि भाई उसको अगर समझ लेते हैं. सो व्हाई इट इज़ needed. सही, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. ओके. So why it is required? Okay. So the problem over here is the electricity power stations are far from the living areas, right? And we have to use electric cables or the wires to transfer electricity from the station to the domestic area, right? This is a simple concept. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, राइट? करंट जितनी लंबी वायर के अंदर फ्लो करेगा, करंट उतना हीटिंग इफेक्ट देगा, और करंट जितने ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट देगा उतनी ज़्यादा पावर लॉस होगी. जो जितनी ज़्यादा पावर लॉस होगी उतना आपके लिए, आप रिसीविंग एंड पे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, राइट? सो हम ये कहते हैं कि भाई विदाउट ट्रांसफार्मर लार्ज current in the wire causes greater electrical electrical power loss, right? So to avoid electrical power loss we use a transformer. Okay. So to avoid power loss we use transformer. Okay. वर्किंग प्रिंसिपल इसका आगे आने लगा है, राइट? बट आपको ये पता चलेगा कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, राइट? सो ट्रांसफार्मर होता क्या है वो मैंने बता दिया, यूज़ किस लिए होता है वो भी बता दिया, ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी बता दिया, राइट? अब काम कैसे करता है उसको समझते हैं, राइट? अच्छा, जो ट्रांसफार्मर का जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो आपको इस तरह से दिख रहा होता है, राइट? कि जिसके अंदर जो है ना आपके पास एक इनपुट इनपुट वाली साइड होती है और एक आउटपुट वाली साइड होती है. अच्छा, अगर मैं इसको जो हूँ, आई जस्ट हैव टू इनपुट अ पेज, add a page after, like this one. Okay. So अब अगर let's say मैं अगर cut and paste
मैं जो है ना इससे पहले एक चीज़ तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, और वो ये चीज़ है कि जो है ना तुम्हारे पास ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो कैसे रही है। सही है। उसके लिए तुम ये देख लो, ये वाली पिक्चर। राइट। सो ओके, नाउ देखो तुम्हारे पास जो है ना, दिस इज अ पावर स्टेशन, राइट, और दिस इज अ इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, राइट, दैट जस्ट create the electricity, okay, that just form the electricity, right? और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना आपके पास जो है कहाँ जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है। दिस इज द ट्रांसफार्मर, राइट। जब वो ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है तो वो ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिसिटी, सही है, उसके साथ कुछ चेंजेस हम करते हैं, एंड देन हम उसको जो है ना केबल के थ्रू और वायर के थ्रू जो है वो हम ट्रांसमिट कर देते हैं ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस, राइट। जो हाईवेज पे आपने देखे होंगे बड़े बड़े वायर्स, केबल और पोल्स वगैरह, राइट। एंड देन वो दोबारा से ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है, राइट, एंड देन इट रीट्रांसफॉर्म इनटू अ लोअर वोल्टेज जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, और वो हमारे घरों में आ जाती है, राइट। दिस इज़ डोमेस्टिक एरिया, राइट। सो इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करने के लिए वी यूज टू ट्रांसफार्मर, राइट, वन एट द स्टेशन एंड वन एट द रिसीविंग एंड लाइक इन आवर होम, राइट। और फिर जो है ना हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी, वो वर्किंग प्रिंसिपल में मैंने बतानी है, ओके। सो खैर जो बेसिक वर्किंग प्रोसीजर है वो इसका हिस्सा है, राइट। सो ट्रांसफार्मर होता क्या है वो बता दिए, कि बेसिकली आपको इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी बनाता नहीं है कुछ, राइट, इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है, ओके। और ये क्यों ज़रूरत होती है इसकी, ताकि जो है ना आप कम से कम लॉसेस के साथ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सको, राइट। अब आ जाओ सबसे पहले ट्रांसफार्मर को समझ लेते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर होता है किस, ट्रांसफार्मर की जो है ना क्या क्या कुछ चीज़ें होती हैं, राइट। सो देखो, ट्रांसफार्मर के जो है ना हमारे पास, अगर तुम यहाँ पे ट्रांसफार्मर देख पा रहे हो, सो ट्रांसफार्मर हमारे पास जो है वो उसके अंदर एक अदर जो है वो प्राइमरी या इनपुट वोल्टेज या प्राइमरी साइड है, तुम इसको कह लो प्राइमरी साइड, राइट। सो दिस इज अ प्राइमरी सेक्शन, ओके, एंड दिस इज द सेकेंडरी सेक्शन, ओके। सही हो गया। अच्छा जी, प्राइमरी सेक्शन का क्या काम है? अच्छा, प्राइमरी सेक्शन में तीन तीन क्वांटिटी होने वाली है, राइट। प्राइमरी सेक्शन के अंदर आपके पास होने वाला है प्राइमरी वोल्टेज, ओके, प्राइमरी वोल्टेज, सही है। दूसरी चीज़ आपके पास होने वाली है प्राइमरी करंट, ओके। और तीसरी चीज़ आपके पास होने वाली है प्राइमरी कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स या नंबर ऑफ टर्न, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। और इसी तरह से सेकेंडरी के अंदर भी होने वाले, राइट। सेकेंडरी कॉइल आपके पास होने वाली है, सेकेंडरी वोल्टेज आपके पास होगा, या आप इसको आउटपुट वोल्टेज भी कह सकते हो, राइट। सेकेंडरी करंट होगा, और आपके पास कॉइल होगी, राइट। अच्छा जी, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसका, नंबर ऑफ टर्न्स, इसको भी समझ लेते हैं। सही है, देखो हम इसके अंदर प्राइमरी सेक्शन के अंदर हमारे पास जो है ना ये आपको दिख रही है कॉइल, सही है। और यहाँ पे जो है ना हमने पावर सप्लाई देनी है, सही है, हमने पावर सप्लाई देनी है, सही हो गया। और जब पावर सप्लाई देंगे, यानी जब भी कोई बैटरी कनेक्ट करेंगे, कोई भी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स कनेक्ट करेंगे, तो वो जो है ना उसकी वजह से करंट जनरेट होगा और करंट इसके अंदर ट्रैवल करेगा, राइट। सो दीज आर द थ्री थिंग्स जो कि आपके पास आ रही प्राइमरी सेक्शन के अंदर, राइट। एंड दीज आर द थ्री थिंग्स जो कि सेकेंडरी सेक्शन में आएगी, कि सेकेंडरी सेक्शन पे आउटपुट पे वोल्टेज आएगा हमारे पास, और वोल्टेज जब होता है तो आपको पता है करंट फ्लो वगैरह होता है, तो करंट फ्लो आएगा, राइट। एंड वी हैव द नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ कॉइल्स राइट हियर, राइट। ये हमारे पास तीन चीज़ें, सही। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास जब हम ट्रांसफार्मर बना रहे होते हैं तो हमें ट्रांसफार्मर की कोर रिक्वायर्ड होती है, राइट। सो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ट्रांसफार्मर को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, सही है। सो सबसे पहले हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमें रिक्वायर्ड है कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, राइट। अच्छा जी, कोर क्यों रिक्वायर्ड है भाई, कोर क्यों रिक्वायर्ड है? अच्छा जी, सो ये बेसिकली जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को कनेक्ट करती है, ओके। सो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, शायद अभी समझ में ना आए, बट थोड़ी देर में आ जाएंगी, राइट। सो इट रिड्यूसेस द
मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, राइट। ये भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, सही है। अच्छा, कोर की मटेरियल क्या होनी चाहिए? सही है, कोर का मटेरियल हमें हमारे पास होना चाहिए। कोर शुड बी ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि, जैसे कि तुम कहते हो आयरन, जैसे कि तुम कहते हो निकल, राइट, जैसे कि तुम कहते हो कोबाल्ट एंड ऑल एक्सेट्रा, ओके। अच्छा भाई, क्यों होना चाहिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल? क्यों होना चाहिए? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता था? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इजीली मैग्नेटाइज होने वाला मटेरियल होता था, रिमेम्बर? इजीली मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, ओके। सो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता था कि जो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता था, राइट। अच्छा, हमें क्यों रिक्वायर्ड है? वी बेसिकली वांट द proper or the fast action, right? So the moment we switch on the transformer, it should start working, right? And for that, you should have a soft magnetic material, so it instantly get magnetized. And once you switch off, so it will instantly get demagnetized, and everything will be stopped. Okay. But if you use a hard magnetic material like steel, so the steel, when you switch on the electricity, so it will take some amount of time to become a magnet, to become magnetized, and then it will work properly, right? But once you switch off, then वो तब भी मैग्नेट ही रहेगा, और वो स्टिल जो है ना, आप कह लो कि वर्किंग के अंदर रहेगा, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट वी डोंट वांट, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो, अच्छा, ट्रांसफार्मर की कोर, बाय द वे, ये जो ब्लैक कलर का जो है ना, जो मेटल है, राइट, दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, राइट। सो और ये कोर हमें, हम मैंने बता दिया कि भाई कोर रिक्वायर्ड क्यों होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस को बचाने के लिए, राइट। अच्छा जनाब, वो क्या होता है वो बाद में आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, सही। दूसरी चीज़ कि कोर जो है ना वो मैग्नेटिक, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की होनी चाहिए। आयरन की नाम पूछते हैं, राइट, कोर का नाम पूछते हैं, आपको नाम आना चाहिए, राइट, कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगी, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगी, कौन सा मटेरियल होगा, आप नाम बताना होता है, ओके। और दूसरा ये बताना होता है कि भाई जो है ना उसका रीज़न क्या है, सो दैट इट कैन ईजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, राइट, so that it can easily magnetize, magnetize and डीमैग्नेटाइज, राइट। ये आपको जो है ना इसका रीजन पता होना चाहिए, ओके। यहाँ तक हो गई बात भाई, ट्रांसफार्मर की कंप्लीट हो गई, सही। अच्छा जनाब, अब हमारे पास आता है कोर की हमने बात कर ली, सही है। कोर की हमने बात कर ली, अच्छा उसके बाद जो है वो हमारे पास कॉइल्स आती हैं कि भाई कॉइल्स किस तरह से काम करती हैं, राइट। तो अब जरा जो है ना वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो वर्किंग प्रिंसिपल, ओके। सो वर्किंग प्रिंसिपल तुम्हें क्या क्या कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, सबसे पहले तो इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके नीचे काम चलाते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ओके। सो वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे पहली चीज़ जो हमें यूज़ करनी होगी, वो हमें यूज़ करना होगा, जो हमारे पास इनपुट होना चाहिए, दैट शुड बी एसी पावर सप्लाई, ओके। सो इनपुट शुड बी एसी पावर सप्लाई, ओके। एसी पावर सप्लाई बोले तो ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई, राइट। तो ये आपके पास पहली चीज़ हो गई, राइट। अच्छा भाई, क्यों इनपुट में एसी पावर सप्लाई चाहिए होती है? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई will create will create the change in the flux, okay. So AC supply can generate
the rate of change of flux, right, automatically. ओके, ये आपके पास हो गया पहला पॉइंट। ओके, कि आपके पास जो है ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें हमें जनरेट करना होता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्योंकि हमने हमने पढ़ा था कि भाई जब भी तुम इनपुट वोल्टेज को चेंज करोगे तो ही तुम्हारे पास जो है ना फ्लक्स जो है ना वो लिंकेज जनरेट होगा, और जो है ना तुम्हारे पास ट्रांसफार्मर काम करेगा। लेकिन अगर वो चेंज ही नहीं होगा, कोई चीज़ चेंज ही नहीं हो रही, तो फिर फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, राइट। सो पहली चीज़ तो आपके पास हो गई वर्किंग प्रिंसिपल में कि भाई आपके पास जो है ना ये होना चाहिए, सही। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ कि भाई आपके पास जो कॉइल्स हैं उनका क्या काम है, राइट। अच्छा जनाब, सो दूसरा स्टेप हमारे पास है कॉइल्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन प्राइमरी सेक्शन एंड coil causes the electromagnetic induction in the secondary secondary section। ओके, सही है भाई। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास ये जो प्राइमरी, ये वाली जो साइड होगी, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे काम करेगी, राइट। द मोमेंट यू अप्लाई द वोल्टेज या करंट, राइट, सो दिस साइड बिकम द इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनेगा तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, राइट। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चूंकि आपने कोर लगा रखे है, सो each and every magnetic field line will move through the core, right? And this is what I'm saying कि आप जो है ना फ्लक्स लॉस को बचा रहे हो, राइट। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल कहीं पे रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो मैग्नेटिक मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी के अंदर से जाती है, राइट। सो जब आपके पास जो है ना आपने ये बात कर ली कि भाई आपके पास जो है ना प्राइमरी कॉइल जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे काम करेगा, राइट। और ये भी चीज़ मैं लिख देता हूँ कि भाई कोर जो होगा, कोर will absorb all the magnetic field lines in it, okay, and take them to the secondary coil, okay, सेकेंडरी कॉइल तक ले जाएगा, राइट। ये बात हो गई क्लियर, सही है। और इस तरह से कोई भी फील्ड लाइन जो है ना वो बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जाएंगे, और कोई भी फील्ड लाइन बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे तो कोई भी फील्ड लाइन लॉस नहीं होगी, राइट। तो सारी फील्ड लाइन हमारे पास यूटिलाइज हो जाएंगी, राइट। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, क्योंकि यू नो दैट फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया, राइट। सो आप फील्ड लाइन कह लो, अब फ्लक्स कह लो, कोई मसला नहीं है, राइट। सो वी एक्चुअली वांट to prevent, we actually want to reduce the field line losses, okay। so हम फील्ड लाइन को जो है ना वो लूज होने से बचा रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हमने कोड लगा रखा है, राइट। सो बाय द वे दिस साइड विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड दिस साइड विल एक्ट एज और विल causes द इंडक्शन, राइट। सो यहाँ से फील्ड लाइंस जनरेट होगी और सेकेंडरी कॉइल पे जो है ना फील्ड लाइंस कट होंगी और ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। सो अच्छा जी, एक और पेज ऐड कर लेते हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास
तो ये हमने जो है ना एक वर्किंग प्रिंसिपल लिख दिया। सही है, और यहाँ तक हमारे पास हो गया, सही है जनाब। अच्छा, तीसरा काम ये कि भाई कॉइल्स क्या कर रही है। नंबर 3 हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न का, नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। अच्छा जनाब, सो मोर मोर टर्न्स इन प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी section produces, come on, stronger electromagnet, okay, and produces stronger induction in the secondary coil, okay। सो ये आपके पास हो गया, सही हो गया। कॉइल्स की भी चीज़ें मैंने बता दी, सही है। कोर की चीज़ें बता दी, कॉइल की चीज़ें बता दी, सही है। मैंने बता दिया इनपुट पावर सप्लाई होना चाहिए, सही है। आउटपुट पे आप कोई भी चीज़ कनेक्ट कर दोगे तो वो आउटपुट पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा पेपर में जो है ना ये वर्किंग प्रिंसिपल आपसे पूछ लेते हैं कभी कभार, तो आपको उसको जो है ना शॉर्ट फॉर्म में जो है ना आप मैं प्रिंसिपल लिखवा देता हूँ, सही है। सो समरी के उससे हम कह देते हैं, सही है। सो इसके अंदर हम ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना ओके, सो हम कहते हैं कि भाई द एसी इनपुट, यानी द अल्टरनेटिंग इनपुट पावर सप्लाई generates the varying varying वेरिंग कह लो या ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कह लो, ज़्यादा अच्छा है। वेरिंग, वेरिंग अगर लिख दिया तो उसको साथ में स्लैश डाल के ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अराउंड द प्राइमरी कॉइल। सही, एक बात हो गई। दूसरी चीज़, कोर लिंक्स द फील्ड लाइन्स टू द secondary coil secondary coil, right, where they cut, okay, by the coil, right, and this change in magnetic flux linkage produces the induced EMF in the secondary coil, okay। ये आपके पास होगी, सही, ये आपके पास पूरी स्टोरी हो गई। और ये बेसिकली 2-3 नंबर में, कभी कभार 4 नंबर में भी आ जाता है, सही है। सो ये हमने जो है ना इसकी कहानी हमने लिख ली, सही है। अच्छा जनाब, अब यहाँ से आगे जो है हमारे पास स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आता है, राइट।
तो उसको भी ज़रा समझ लेते हैं, सही है। सो वो बात ऊपर हो चुकी है, लेकिन अब उसको मैंने स्पेसिफाई करना है, सही। सो ट्रांसफार्मर perform either step up step up come on up transformation with electricity, or perform the step down transformation. Okay, step down transformation with electricity, right? So either it can perform the step up transformation, or it can perform the step down transformation, right? अब क्या करते हैं भाई, step up transformation में क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन में हम कहते हैं कि भाई इनपुट, ये आउटपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट से लिखते हैं बस। सो आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर, राइट। एक बात हो गई, सही। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि आपके पास जो है ना वो आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट, एंड आउटपुट करंट विल बी स्मॉलर, राइट। सो आउटपुट वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा और आउटपुट करंट जो है वो कम हो जाएगा, राइट। सो ये दो काम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होते हैं, राइट। एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, अच्छा, इसको अचीव कैसे कर सकते हो आप, इसको अचीव कैसे कर सकते हो? दिस कैन बी achieved by increasing the increasing the increasing the secondary number of turn, or reducing the primary number of turns, right। ये आपके पास हो गया, सही हो गया। अच्छा जनाब, और दूसरी बात, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज कर देंगे, सही है। सो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम ये कह रहे होते हैं भैया कि, ओके, सो step output voltage will be smaller than the input voltage, right? Output current will be larger than that, right? Smaller and larger, right? And can be achieved by increasing the primary number of turn, or reducing the secondary number of turn. Secondary number of turn, right? This is the concept, okay? So ये आपके पास जो है ना स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता है, राइट। अच्छा, हम मेनली एज्यूम करते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर जो है वो पूरा आइडियल है, यानी 100% जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, राइट। सो अगर ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है तो उसके लिए फिर हम जो है ना ट्रांसफार्मर की, अच्छा, बाय द वे अब ज़रा यहाँ पे देखो, ये जो हमने पिक्चर मैंने लगाई थी वो पिक्चर में देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि हमने जो है ना
25 25 किलो वोल्ट को उठा के कितने कर दिए, 400 किलो वोल्ट कर दिए, राइट। तो हमने इतनी ज़्यादा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है, राइट। और जब हम वापसी घर पे पहुंचे तो घर पे हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन की, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, और उसमें हमारे पास सिर्फ जस्ट 230 वोल्ट्स हमें मिल रहे हैं, राइट। सो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब आप वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर देते हो तो करंट अल्टीमेटली कम हो जाता है, राइट। जब करंट कम हो जाता है तो करंट बेसिकली रिलेटेड होता है पावर लॉसेस से, राइट। सो इफ यू हैव द लेसर करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, देन इट विल ऑल्सो रिड्यूस द पावर लॉसेस, ओके। सो इस वजह से जो है ना वो हमें ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है रिड्यूस द पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन, राइट। एंड वो किस तरह से हो रहा है? बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज मीन डिक्रीजिंग द करंट, एंड डिक्रीजिंग द करंट विल लीड टू द डिक्रीज इन द पावर लॉसेस, ओके। तो ये आपके पास जो है ना ये आपके पास जो है ना एक चीज हो गई, ओके। ये बात हो गई। अच्छा जनाब, अब अगर हम कहते हैं कि भाई फॉर फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर मीन 100%, 100% एफिशिएंट, राइट। सो 100% एफिशिएंट जो होगा वो क्या करेगा, उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास ओके, सो उसके अंदर जो है ना वो हम फिर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन के लिए। वी पी ओवर वी एस इज इक्वल्स टू एन पी ओवर एन एस इज इक्वल्स टू आई पी ओवर आई एस, सॉरी उल्टा हो गया, आई एस ओवर आई पी, राइट। ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। So this is basically the ratio between the primary voltage over the secondary voltage, primary number of turn over the secondary number of turn, और secondary current over the primary current, because you know that कि current और voltage यहाँ पे जो है inversely proportional आ रहे हैं, right। कि आप देख रहे हो कि current बढ़ रहा है तो voltage decrease हो रहा है, voltage बढ़ रहा है तो current decrease हो रहा है, right। So you can use this formula either Vp over Vs is equals to Np over Ns, right। या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, राइट। ये तो यूज़ करोगे कि भाई वी पी ओवर वी एस इज इक्वल्स टू आई एस ओवर आई पी, राइट। तुम लोगों ने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, बेसिकली वो वाली चीज़ है, राइट। कि तुम्हारे पास जो है ना अगर दो सर्कल जो होते हैं वो तुम कहते हो कि भाई सिमिलर है, तो तुम उनको प्रूफ इस तरह से करते हो कि दोनों की सिमिलर साइड की जो लेंथ होती है उनको तुम इक्वेट कर लेते हो, उनका रेशो ले लेते हो, राइट। और या फिर जो है तुम्हारे पास एन पी ओवर एन एस इज इक्वल्स टू आई एस ओवर आई पी, राइट। ये तुम्हारे पास जो है ना इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ओके। इज दैट क्लियर? तो इनमें से तुम कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करोगे, लेकिन ये जो बड़ा वाला फार्मूला मैंने लिखा है उसको पूरे को एक साथ मत यूज कर लेना, राइट। वो पॉसिबल नहीं है तुम्हारे पास, राइट। ये आपके पास जो है ना एक कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा जनाब, अब आ जाओ। अच्छा, ये तो हमारे पास था ट्रांसफार्मर 100% अगर एफिशिएंट होगा, ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट ना हो फिर क्या होगा, राइट। देन वो आपको एफिशिएंसी दे देगा ट्रांसफार्मर की, यू हैव टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी, राइट। और वहां से फिर जो भी वोल्टेज आएगा यू हैव टू यूज दैट इन योर कैलकुलेशन, ओके। अगर तो ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं है तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, राइट। इफ द ट्रांसफार्मर इज नॉट 100% efficient, okay, then use the use efficiency formula to find the output voltage, okay। आउटपुट वोल्टेज, राइट। तुम बोलोगे कि कोई एफिशिएंसी फॉर्मूला में तो पावर आती है, राइट। पावर, लेकिन तुम्हें पता है पावर इज बेसिकली आई टाइम्स वी, राइट।
ये तुम आई टाइम्स आर वी ओवर आर ले रहे हो, राइट? तुम उससे आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, सो जस्ट आई और वी और वी बच जाएगा, या आई और आई बच जाएगा, राइट? तो तुम उससे काम कर सकते हो। मैं बताऊंगा जब हम पासवर्ड में आएंगे, राइट? ये भी समझ में नहीं आएगा, बस अभी सिर्फ अपने पास लिख लो ताकि तुम्हें पता हो कि भाई ये जो है ना 100% एफिशिएंट के लिए है और ये 100% एफिशिएंट के लिए नहीं है, राइट? तो ये तो हमने जो है ना एक ट्रांसफार्मर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई ट्रांसफार्मर जो है ना वो किस तरह से एक्ट कर काम किस तरह से कर रहा होता है। इनपुट पावर सप्लाई आपको जो है ना ऑल्टरनेटिंग चाहिए होती है, करंट होता है, वोल्टेज होता है, और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न होती है, कोर हम इस्तेमाल करते हैं, राइट? ताकि जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहीं भी लॉस ना हो, वो अंदर ही अंदर ट्रैवल करें। सही है। और फिर उसके बाद हमने कह दिया कि भाई हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यानी आयरन, निकल, जिंक, कोबाल्ट, तो इन सब को हम लेते हैं। सही है। और इन इनसे बेसिकली हमारे पास हेल्प ही होती है कि दे इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, राइट? तो उससे जो है ना वो हमारा काम आसान हो जाता है। फिर वर्किंग प्रिंसिपल पूरा मैंने बता दिया, वर्किंग प्रिंसिपल की एक समरी बता दी जो कि मेनली आपको जो है ना पेपर में लिखनी होती है। सही। एंड देन मैंने ट्रांसफार्मर का स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया, राइट? हाँ जी ब्रो। पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट, यही फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। ओके जनाब, चलो आ जाओ। अच्छा, अब अगर लेट्स से भाई मेरे पास जो है ना ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर मैंने ऑल्टरनेटिंग, अच्छा याद रखना कि ट्रांसफार्मर डीसी पावर सप्लाई के साथ काम नहीं करता, राइट? पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सही हो गया? क्योंकि ये बहुत दफ़ा पेपर में उन्होंने पूछा हुआ है कि, सही है। सो हम ये कैसे कहते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क विद डीसी सप्लाई। ओके। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी बतानी है यहाँ पे, जो कि लेट मी जस्ट ट्रैक इट डाउन। ये चलो मैं जो है इसके लिए एक अलग पेज ले लेता हूँ। छोटी सी चीज़ मुझे याद आ रही है तो वो बता के, ओके। जो आपके पास जो इनपुट और आउटपुट का जो ट्रांसफार्मर का करंट होता है, वोल्टेज होता है, वो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, राइट? द इनपुट एंड आउटपुट करंट एंड वोल्टेज फॉर ट्रांसफार्मर, राइट? लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है, भाई मेरे पास जो है ना ये इक्वेशन है, ये मेरे पास ग्राफ है। सही हो गया। अब लेट्स से मेरे पास जो है ना मैंने ना इनपुट बना दिया यहाँ पे। लेट्स से इनपुट मेरे पास जो है ना मैं इस कलर से बना रहा हूँ, इनपुट मेरे पास इस कलर से आ रहा है, राइट? इनपुट मेरे पास आ रहा है क्योंकि देखो तुम्हें पता है ऑल्टरनेटिंग इनपुट होना चाहिए, राइट? सो ऑल्टरनेटिंग इनपुट तुम्हें जो है ना इस तरह से दिखता है, राइट? 1 2 3, एंड इसको 4 तक ले जाते हैं, राइट? 1 2 3 एंड 4, सही है। सही। ये मेरे पास हो गया इनपुट वोल्टेज, ओके। सो ये वी नॉट हो गया, यानी मैक्सिमम वोल्टेज, और ये भी वी नॉट हो गया नेगेटिव में, राइट? और यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा टाइम, ओके। अब ये मेरे पास इनपुट वोल्टेज है, राइट? अब अगर आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, राइट, तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज से बड़ा होने वाला है, राइट? तो अगर आप इसी ग्राफ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन बनाओगे तो वो आपको किस तरह से दिखेगा? वो आपको दिखेगा, ओके। सो अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन इस पे करूँ, सो मुझे जो है ना वो ग्राफ इस तरह से दिख रहा होगा, ओके, लाइक दिस, ओके। लेट मी जस्ट रीअरेंज इट, एंड दो लाइन ऊपर ले गया ना, एक, दो, परफेक्ट, ओके। सो ये मेरे पास जो है ना दिस इज द
ओके, यहाँ पे अगर मैं मार्क कर दूँ, सो पिंक वाला जो था वो मेरे पास था इनपुट, सॉरी, इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज राइट। और ये मेरे पास आ जाएगा आउटपुट, ये हम इसको कहते हैं स्टेप, स्टेप्ड अप आउटपुट वोल्टेज। ओके, क्लियर। सो ये आपको जो है ना, इस कभी कभार जो है ना वो इन्होंने ग्राफ का भी पूछा हुआ है, राइट। सो आपको ये आना चाहिए, राइट। अच्छा जनाब, और अगर इनपुट जो है वो स्टेप अप हो रहा है, सो करंट जो होगा वो स्टेप डाउन होगा, राइट। सो तुम अगर इसी सेम स्केच पे अगर तुम करंट के लिए ग्राफ बनाओगे, सो करंट शुड बी लोअर, ओके, लाइक दिस। ओके भाई, सो एक से भी छोटी है, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज फॉर stepped up output current। ओके, ये तुम्हारे पास जो है ना इसका ग्राफ बन जाएगा, सही हो गया। सो बच्चों, क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? जरा हाँ ना बोलो प्लीज। क्या चीज़? अबे काम बोलना, किस चीज़ को रिपीट करूँ? अच्छा देखो, सीन ये था कि आपके पास जो है, अभी आपको ग्राफ का शेप नहीं समझना कि कैसे बनना है, सिर्फ ये ग्राफ थोड़ा सा रट्टे वाला ग्राफ है, सही है। इस ग्राफ में भी फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, जो इनपुट वोल्टेज का ग्राफ है, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ, राइट। इनपुट वोल्टेज आपको कहाँ पे दिख रहा होगा? लेट मी जस्ट ड्रॉ द ट्रांसफार्मर हियर, ताकि तुम लोग को रिलेट कर सकूँ मैं। इतनी जगह काफ़ी, थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं। ओके, सो देखो भाई, सीन ये है कि कॉपी और पेस्ट, सही है। अब लेट्स से जो मेरे पास जो है ना, ये जो मेरे पास सेटअप मैंने लगाया हुआ है, सही है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो है ना पीछे से इसको कनेक्ट कर लिया पावर सप्लाई से, राइट। राइट, ये मैंने इसको कनेक्ट कर लिया पावर सप्लाई से, सही। और ये मेरे पास है एसी पावर सप्लाई, सही है। और यहाँ पे मैंने जो है ना कोई लोड लगा दिया, लोड के तौर पे मैंने ना कोई रजिस्टर लगा दिया, लेट्स से, सही है। ये कोई रजिस्टर आ गया, ओके, सही हो गया। अब मेरे पास जो इनपुट है, सही है, वो इनपुट मेरे पास ये है, जो पिंक वाला है ये मेरे पास इनपुट है, ओके। और अब आउटपुट पे जो है ना, जहाँ पे रजिस्टर मैंने लगा रखा है, अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाऊं, तो वोल्ट मीटर में मुझे ना आउटपुट इस तरह से दिखेगा, जो पर्पल वाली लाइन है, ओके। और जो करंट, अगर मैं करंट के लिए एमीटर यहाँ पे लगा दूं, तो करंट मुझे किस तरह से दिखेगा? करंट मुझे इस तरह से दिखेगा, जो ग्रीन वाली लाइन है, ओके। बस ये मुझे समझाना है, राइट। दिस इज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है ना बस नंबरिंग इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, राइट। अगर मैं इसी सेम ग्राफ को जो है ना ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर दूं, राइट, और इसकी जो है ना जस्ट वैल्यू चेंज, नाम चेंज कर दूं, राइट। सो अरे यार, ये छोटा पड़ रहा है क्यों? वेट, रीअरेंज कर लेते हैं, काम ऑन। ओके जी, परफेक्ट है, आ जाएगा मेरे ख्याल से अब तो। इतना काफी, ओके। अब क्या होगा भाई,
अब ये होगा कि भाई हमारे पास जो है ना, अगर तो मेरे पास स्टेप, यहाँ पे स्टेप डाउन हो रहा है, राइट। सो स्टेप डाउन में क्या होगा, जो भी इनपुट होगा, इनपुट वोल्टेज होगा वो ऐसे ही रहेगा, राइट, इनपुट वोल्टेज ऐसे ही। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, राइट। सो ये वाली पूरी चीज़ जो होगी, स्टेप्ड डाउन आउटपुट, स्टेप्ड, यहाँ पे हमने करना होगा, वेट, आउटपुट वोल्टेज, राइट, स्टेप्ड डाउन आउटपुट। स्टेप डाउन वैसे आउटपुट पर ही होता है, राइट, लेकिन मैं दोबारा से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट गलत ना हो जाए, ओके। स्टेप डाउन आउटपुट voltage, and this become the step down um, output current, okay. Step down output current, okay। और मैं अगर जो है ना ग्राफ को चेंज कर दूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें जो है ना आसानी रह जाए। सो मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन से, क्योंकि ये इसका ग्राफ बन चुका है, और इसको भी कर देते हैं ग्रीन से, राइट, और इसको हम कर देते हैं पर्पल से। आ गया पर्पल, सही है, ये आ गया पर्पल, पर्पल, और ये भी आ गया नीचे वाला। नीचे वाला कौन सा है, अंदर वाला, अंदर वाला, ओके। ये आ गया पर्पल, ओके। नाउ, तो अब तुम्हारे पास आई होप सो तुम्हें जो है वो समझ में आ रहा होगा, राइट। सो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर हो रही है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन नीचे हो रही है। मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि भाई ग्राफ किस तरह से दिखने वाला है, ओके। अब आ जाओ आगे चलते हैं, आई होप सो यहाँ तक तुम्हें कहानी क्लियर होगी। सही, अब हमने कहा कि भाई ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पावर सप्लाई पे काम नहीं करते, ओके। ये मैंने एक और स्टेटमेंट दे दी, सही है। अच्छा, डीसी पावर सप्लाई पे काम ना करने की क्या वजह है भाई, ये काम अगर नहीं करते हैं तो फिर हम हमें क्वेश्चन तो दे देते हैं कभी कभार पेपर में ना, तो वो पूछ लेते हैं कि भाई किस तरह से जो है ना वो क्या होगा इसके अंदर, क्यों नहीं काम करेंगे, राइट। सो लेट्स से पहला केस देखो। सही, पहले केस के अंदर क्या है कि भाई मैंने जो है ना, मेरे पास ट्रांसफार्मर था, सही, मैंने इस ट्रांसफार्मर को जो है ना एक अदर डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट किया। डीसी पावर सप्लाई तुम्हें दिख रही है, ये रही, राइट। सो दिस इज द डीसी पावर सप्लाई, दिस इज द डीसी पावर सप्लाई, एंड वी हैव अ स्विच, राइट। सो अच्छा, जब तक मैंने स्विच ओपन है तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट। सो हम कहेंगे कि भाई नथिंग विल एक्सपीरियंस एट आउटपुट, राइट, कुछ भी नहीं होगा, सही हो गया। आउटपुट बेसिकली यहाँ पे आप जो है ना कोई वोल्ट मीटर लगा सकते हो, राइट, क्योंकि ताकि जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस करो तो वो आपके पास आ जाए, राइट। सो कुछ भी आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप बल्ब लगा लो, कुछ भी लगा लो, राइट, हम लैंप लगा लेते हैं, राइट, ताकि अगर कोई भी चीज़ हो तो हमें फ़ौरन जो है ना जलबुन होते हुए दिख जाए, हमें पता चल जाए, ओके। सो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, राइट। दूसरा केस, अगर मैंने, जैसे ही मैंने जो है ना स्विच को क्लोज किया, राइट, स्विच को मैंने क्लोज कर दिया भाई, दूसरा केस, अबे यार ये ओवरलैप हो रहा है, ओके। सो अगर मैं स्विच को क्लोज करूँ, अब क्या होगा भाई, स्विच को क्लोज करूंगा, द मोमेंट आई क्लोजेज द स्विच, ये जो है ना मुझे आउटपुट पे जो है ना हल्का सा ग्लो आएगा या डिफ्लेक्ट, अगर अगर मेरे पास जो है ना गैल्वानोमीटर लगा हुआ है या एमीटर लगा हुआ है, तो मुझे ना कुछ यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखेगी, राइट, या कुछ ना कुछ करंट रजिस्टर होगा, मैं कुछ ना कुछ जो है ना मुझे एक्टिविटी दिखेगी, राइट, ये मुझे दिखेगा। सही है, ये अगर मेरे पास लैंप है तो लैंप ग्लो करेगा, राइट। अब मुझे बस ये पूछना है कि भाई ये क्यों ग्लो हो रहा है, राइट। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिख देते हैं कि भाई सीन ऐसा है कि, अबे भाई सीधी सीधी लाइन ही नहीं बन रही, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमें कहते हैं कि भाई एज द स्विच क्लोजेस, द करंट फ्लो इन द वायर, इन द वायर, राइट, इन द वायर या इन द कॉइल, राइट, causing the, अच्छा जी, causing the varying magnetic field,
वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो है ना फर्स्ट पे लगाने की ज़रूरत नहीं, ये गलत हो जाएगा वरना। इसको जस्ट हम जो है ना कनेक्ट कर लेते हैं, सही है। causing the varying magnetic field, varying magnetic field, which induce EMF in the secondary coil for shortest period of time, सही है। So bulb light up, right? बस ये होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? एज द करंट, क्योंकि देखो डीसी पावर सप्लाई में क्या होता है कि भाई करंट कांस्टेंट हो जाता है। जब करंट कांस्टेंट होगा तो तुम्हारे पास जो होगा वो करंट कांस्टेंट होते ही तुम्हारे पास जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो चेंज था वो खत्म हो जाएगा, राइट? एज अ करंट बिकम कांस्टेंट, राइट? सो चेंज विल बी जीरो, राइट? ये बात हो गई, राइट? अब जब चेंज जीरो हो जाएगा, सो चेंज जीरो होने की वजह से आपके पास क्या होगा? चेंज जीरो, सो द बल्ब विल रिमेन क्लोज, ओके। क्लियर हो गया? सो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, राइट? और उसकी जो कहानी है वो आप यहाँ पे लिख देते हो, राइट? ये आपके पास जो है ना इसका सर्किट होता है उसकी कहानी के लिए, राइट? आप ये कह रहे हो कि भाई आपके पास जो है ना जो बल्ब होता है ना, वो बल्ब बेसिकली यहाँ पे आपने बल्ब लगाया हुआ था, राइट? अगर आपने जो है ना उसको क्लोज रखा, यानी स्विच को आपने रिमेन क्लोज रखा,